हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी ने खोज फेज़ 2 का एग्ज़ाम दे दिया है। उम्मीद है फिर आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। और जैसे छोटे बच्चे रहते हैं उसमें एक्साइटमेंट भी बहुत रहता है, तो आप में भी डेफिनेटली एक्साइटमेंट होगा ये जानने के लिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे और आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं और कितनी फाइनल आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं और एक एक करके फिजिक्स के सेक्शन के क्वेश्चंस को डिस्कस करना शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए गर्ल होल्डिंग ए बॉल इन हर राइट हैंड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए मिरर। द बॉल विल सीम टू बी इन हर। अब एक प्लेन मिरर्स में कॉन्सेप्ट है कि वहां जो इमेज होती है वो लैटरली इन्वर्ट हो जाती है। लैटरल इन्वर्शन का क्या मतलब है? जैसे अगर ये आपका मिरर है, अब अगर इसके यहाँ पे कुछ हमने कोई लेटर लिखा होगा इस तरह से, तो मिरर की इमेज में वो उल्टा दिखता है, कुछ ऐसा राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट बदल जाता है, तो इसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्शन। तो अगर गर्ल ने बॉल ली है अपने राइट हैंड में, तो इमेज के में अगर आप देखोगे तो इमेज के लिए बॉल जो है लेफ्ट हैंड में दिखाई देगी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड। और ये रीजन इसका क्या है? बिकॉज ऑफ लैटरल इन्वर्शन। साइज इमेज का सेम रहता है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का जितना होता है उतना ही इमेज और मिरर के बीच का डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस सेम होता है, ऑब्जेक्ट इमेज का साइज सेम होता है, लेकिन और इमेज जो होती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है बट लैटरली इन्वर्टेड होती है। इसका बहुत कॉमन एग्जांपल आपने देखा होगा, एम्बुलेंस पे जो वर्ड एम्बुलेंस लिखा रहता है वो उल्टा लिखा रहता है, ताकि सामने अगर कोई ड्राइव कर रहा है जब वो अपने रियर व्यू मिरर में देखेगा तो उसको एम्बुलेंस सीधा दिखाई देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट इज स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉल्ड? तो एक्सिस में अगर कभी हम स्पिनिंग की बात करते हैं तो कोई अगर ऑब्जेक्ट है और इसकी ये एक्सिस है और इसके अबाउट अगर वो स्पिन कर रहा है तो उसको रोटेशन कहा जाता है। पर अगर ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ घूम रहा हो तो उसको रिवॉल्यूशन कहा जाता है। तो यहां पे आपको बोला है ऑन इट्स एक्सिस, है ना, अर्थ स्पिन कर रही है, तो ऑब्वियसली स्पिन कर रही है, अपनी एक्सिस पे कर रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? रोटेशन। क्वेश्चन 3, a pulley makes our work easier by dash the force, by changing the direction, by increasing the force, by decreasing the force, all of the above। पहली बात, इसमें एक ऑप्शन तो आप सीधा रूल आउट कर सकते थे, भाई डिक्रीज नहीं, क्या फोर्स इंक्रीज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर फोर्स इंक्रीज कर रही है पुली, हमारा फोर्स जो हम लगा रहे हैं वो बढ़ा रही है, तो फिर इजियर कैसे हुआ? तो पुली जो है फोर्स जो आप एफर्ट लगाते हैं उसको इंक्रीज नहीं करती, मतलब आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। तो अगर एक ऑप्शन आंसर नहीं है तो कहना इसे ऑप्शन डी भी आंसर नहीं होगा। भाई चारों कैसे करेक्ट हो गए जब एक तो ऑलरेडी गलत हो गया है? तो इसमें आंसर जो है, अभी हम सिंगल पुली की बात कर रहे हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा। जैसे ये पुली है, ये किसी सीलिंग से हैंग कर रही है और ये ऊपर से उसके रोप पास कर रही है और यहाँ पे कुछ आपका लोड लगा हुआ है। अब इस पे आप जो फोर्स लगा रहे हैं नीचे की तरफ खींच रहे हैं इसको, और ये फोर्स यहाँ से इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ लग रहा होगा तो ब्लॉक ऊपर लिफ्ट हो रहा होगा। ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल अपने वेल में देखा होगा कि हमें पानी बाहर खींचना होता है वेल से, तो हम डायरेक्टली खींचना बहुत मुश्किल जाता है, तो हम पुली लगा के फोर्स का डायरेक्शन चेंज करते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल पुलीज लगाएं, जो अभी आपने नहीं पढ़ा होगा डेफिनेटली, वहां पे फोर्स का मैग्नीट्यूड भी कम किया जा सकता है, पर वो क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है तो हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका आंसर होगा बाय चेंजिंग द डायरेक्शन, क्योंकि हम यहां पे सिंगल पुली की बात कर रहे हैं। एक सिंगल पुली है ना, ए पुली बोला जा रहा है, मल्टीपल पुलीज नहीं बात कर रहे हैं, तो बाय चेंजिंग द डायरेक्शन आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मेजरिंग टाइम बाय यूजिंग ए स्टॉप वॉच? तो पहली बात तो यहां मेजरिंग टाइम बोल दिया है, ठीक है। स्टॉप वॉच को अगर हम यूज कर रहे हैं तो इट इज यूज टू मेजर टोटल डिस्टेंस, तो ये तो गलत है बेटा। डिस्टेंस हम स्टॉप वॉच से मेजर नहीं करते हैं, स्टॉप वॉच बोल रहा है, यहां पे क्वेश्चन में दे ही दिया है मेजरिंग टाइम, तो डेफिनेटली डिस्टेंस वाला ऑप्शन तो गलत है। स्पीड भी नहीं है बेटा,
ये भी गलत हो गया। हाँ, स्पीड कैलकुलेट की जा सकती है। अगर आपके पास डिस्टेंस हो और वो डिस्टेंस को आपने कितनी देर में ट्रैवल किया है वो टाइम नोट कर लिया, तो डिस्टेंस बाई स्पीड करके टाइम से इक्वल टू टाइम कर दिया, या फिर डिस्टेंस बाई टाइम करके स्पीड निकाल लिया, तो स्पीड कैलकुलेट की जा सकती है। यूज टू मेजर करेक्ट टाइम, इवन दिस इज रॉन्ग। करेक्ट टाइम जो है आपको टोटल अभी टाइम क्या हो रहा है वो बता नहीं सकते, पर कोई एक इवेंट होने में टोटल टाइम कितना लगा, एलाप्स जो होता है टाइम एलाप्स्ड, वो कैलकुलेट कर सकते हैं, वो मेजर कर सकते हैं। जैसे मैंने ये अभी वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया, मैंने स्टॉप वॉच ऑन कर दी, मैंने रिकॉर्ड करना जब खत्म किया तो स्टॉप वॉच ऑफ कर दी, तो मैंने चेक कर लिया कि मैंने टोटल कितने आवर्स तक रिकॉर्ड किया, तो वो स्टॉप वॉच बता देगी। पर अभी टाइम क्या हो रहा है, करेक्ट टाइम क्या है, ये नहीं बता सकती। तो आंसर आपका जो होगा दैट इज डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? शैडोज आर फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट सोर्स। पहली बात, शैडो की अगर हम कॉन्सेप्ट को समझें तो ये अगर आपका सन है सपोज, है ना, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, आप खड़े हुए हैं, ये ग्राउंड है, तो अगर यहाँ पे सनरेज आ रही हैं तो आपकी शैडो यहाँ बनती है। तो सन इधर है, शैडो दूसरी तरफ है, बीच में ऑब्जेक्ट है, तो शैडो दूसरी तरफ बन रही है, तो ऑन द सेम साइड बोला है, सो दिस इज रॉन्ग। फिर आपको बोला है शैडोज आर फॉर्म्ड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द लाइट सोर्स, तो दिस इज करेक्ट। तो अगर लाइट सोर्स यहाँ है तो शैडो इधर बन रही है, मतलब इस पर्सन के लेफ्ट में लाइट सोर्स है, राइट में शैडो है, तो आपका ऑप्शन कौन सा है, बी करेक्ट हो गया। शैडोज गिव अस एन एग्जैक्ट आइडिया ऑफ द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये गलत है कि ये मैं बता के डायग्रामेटिकली समझा रहा हूं। सपोज ये आपका एक कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है, एक स्क्रीन हमने यहां लगा दी, एक स्क्रीन नीचे लगा दी, अगर हमारा लाइट सोर्स यहां था, यहां से लाइट निकल रही थी, तो इसकी इमेज यहाँ पे जो दिखेगी वो कुछ ऐसी गोल सी दिखेगी। इसको ऐसा ड्रॉ करके दिखाऊं तो ऐसी इमेज दिखेगी। अगर ये एक सिलेंडर था और लाइट यहां से आ रही है तो शैडो इधर पड़ रही है, तो ये गोल सी दिखेगी। अगर लाइट सोर्स ऊपर लगा दिया जाए तो यहाँ पे जो शैडो बनेगी वो ऐसी बनेगी। तो इसको अगर ऊपर से देखते हैं तो शैडो कुछ ऐसी दिखती, एक रेक्टेंगल जैसी। तो ये डिपेंड करता है लाइट सोर्स का पोजिशनिंग कैसा है विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, और स्क्रीन कहाँ है। ठीक है, तो एग्जैक्ट आइडिया शेप का नहीं लगता, तो आंसर आपका हो गया बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बाउंसिंग ऑफ लाइट रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस इज नोन एज। तो ये तो हमने रिफ्लेक्शन वगैरह पढ़ा है, उसकी बेसिक डेफिनेशन ही है कि भाई रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब लाइट रेज किसी सोर्स से ट्रैवल करके आती हैं, किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती हैं एंड दे बाउंस बैक इन द सेम मीडियम, दे आर थ्रोन बैक इन द सेम मीडियम, तो उस फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो आंसर आपका हो गया सी ऑप्शन। स्पेक्ट्रम तो होता है जो लाइट, व्हाइट लाइट की अगर हम बात करें, वो स्प्लिट हो जाए, उसके कलर में सब जो है 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, तो हम उस बैंड को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जैसा प्रिज्म के थ्रू जब व्हाइट लाइट पास होती है, दूसरी साइड अगर स्क्रीन लगा दें तो आपको 7 कलर्स मिल सकते हैं, या रेनबो फॉर्मेशन में। डिस्पर्शन बेसिकली स्प्लिटिंग ऑफ लाइट है, जो भी उसके कलर्स होंगे जिससे वो कंपोज है लाइट, वो सारे कलर्स में स्प्लिट हो जाए, तो उसको फिनोमिना को डिस्पर्शन कहा जाता है। रिफ्रैक्शन होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करे, जैसे ये एयर हो गया और ये हो गया आपका वाटर। अब लाइट एयर से वाटर में अगर आती है तो वो बेंड हो जाती है, इस फिनोमिना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो यहां मीडियम चेंज हो गया, वो वापस सेम मीडियम में नहीं जा रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ये तो यूनिट कन्वर्शन पे था कि द लेंथ ऑफ ए ट्यूब इज 5643 mm, व्हाट वुड बी इट्स लेंथ व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड इन एसआई यूनिट्स। तो सबसे पहले तो एसआई यूनिट आपको लेंथ का पता होना चाहिए। एसआई यूनिट लेंथ का क्या होता है, तो आंसर है मीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो सेंटीमीटर वाला, ये तो गलत हो गया, बचे हुए सारे आपके मीटर हैं। तो आपको मालूम है 1 मीटर जो होता है दैट इज 1000 मिलीमीटर, या मैं लिखता हूं कि 1 मिलीमीटर अगर है तो क्या हो गया, तो 1/1000 मीटर हो जाएगा। तो बेसिकली इसको 1000 से डिवाइड करना है, तो 1000 से डिवाइड करोगे तो 3 प्लेस के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा डी ऑप्शन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें मैथ्स ज्यादा था, फिजिक्स तो ऐसा कुछ था ही नहीं इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, अगेन अगर आपको याद हो तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसी के ऊपर बेस्ड है, लैटरल इन्वर्शन पे। यहां पे क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर शोज लैटरल इन्वर्शन। देखो लैटरल इन्वर्शन वो लेटर शो करेंगे जो क्या हो,
सिमेट्रिक हो वो लैटरल इन्वर्शन शो करेंगे। जैसे m है, तो m की अगर मैं बात करूं ये मिरर है, m अगर ऐसा लिख रहे हैं तो m आपको यहां भी ऐसे ही दिखेगा। अब ऐसा ही कुछ w है, इन्वर्टेड जैसा सोच सकते हो, तो w भी ऐसे ही दिखेगा। o बिल्कुल सिमेट्रिक है तो o वैसा ही दिखेगा। तो ऑब्वियसली बचा क्या, z। तो z ऐसा लेटर है जो लैटरल इन्वर्शन शो करेगा, तो आंसर इज ए ऑप्शन। बाकी सारे लैटरल इन्वर्शन शो नहीं करेंगे क्योंकि वो सिमेट्रिक है। एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दूं तो जो दो उसके पार्ट्स बनेंगे दोनों एकदम आइडेंटिकल है, उसमें सिमेट्री है। क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब यहां पे अगर ध्यान से देखो सभी में एनर्जी दिया है, बट वो एक्चुअली एनर्जी है कि नहीं। तो जैसे अगर मैं देखूं मैकेनिकल एनर्जी बोला है तो मैकेनिकल एनर्जी आप पढ़ेंगे आगे चल के कि वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होती है, उनका समेशन। काइनेटिक एनर्जी मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है उसमें अगर कुछ स्पीड है तो उसमें एक एनर्जी है उसके साथ एसोसिएटेड, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की उसकी पोजीशन या उसकी कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जैसे अगर ये अर्थ का सरफेस है, एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हो, अब यही ऑब्जेक्ट को उठा के हम ऊपर रख दें तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है क्योंकि अर्थ के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज हो गई तो उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है। तो अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है उसकी वजह से एनर्जी चेंज हो रही है तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी ये दोनों का सम है, तो ये हो जाएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। और ये ऑब्जेक्ट अगर एक है और इसमें कुछ स्पीड है, ठीक है, तो इसके साथ एक एनर्जी एसोसिएटेड है जिसको बोलते हैं काइनेटिक। तो इन दोनों का सम मिला के मैकेनिकल एनर्जी हो गई। पोटेंशियल एनर्जी मैंने अभी डिस्क्राइब किया कि पोजीशन के हिसाब से एनर्जी जो होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। मस्कुलर एनर्जी है जब ह्यूमंस की अगर हम बात करें या एनिमल्स की बात करें तो अगर हम कभी कोई काम करते हैं तो हम अपने मसल्स को यूज करते हैं, तो हमारे मसल्स जो हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं या यूज करते हैं उसको हम मस्कुलर एनर्जी बोलेंगे। तो आइडियली ये सारे ही ऑप्शन जो है करेक्ट हैं, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन कि ये सारे के सारे एनर्जी के फॉर्म है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। An astronaut standing on the surface of moon throws a ball upwards. The ball would directly fall down from the point it is released, hang in space, go up and then come back to the surface, keep going up, never to come back. बेटा पहली बात तो ये समझो आप अर्थ के बदले मून पे चले गए, ठीक है। अर्थ के बदले अगर आप मून पे भी चले गए हो तो भी वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, भले वो कम हो जाएगा। अगर आप अर्थ पे होते और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता बॉल पे, और मून पे हो और ग्रेविटेशनल फोर्स जो बॉल पे है वो कम होगा, ठीक है, लेकिन फोर्स है तो सही। तो अगर एक एस्ट्रोनॉट ने बॉल को ऊपर फेंका है किसी वेलोसिटी के साथ, किसी स्पीड के साथ, तो इस पे एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो थोड़ी देर के बाद ये बॉल जो है, ऐसा समझिए ये बॉल थोड़ी देर के बाद ऊपर जाते 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 किसी एक पॉइंट पे जाके फाइनली इसकी स्पीड हो जाएगी क्या, 0, और इस पे अभी भी फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, तो ये बॉल वापस नीचे आना चालू हो जाएगी और अल्टीमेटली आके ग्राउंड को हिट करेगी। तो अगर हम किसी बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं तो वापस वो पलट के नीचे आ जाएगी अगर आप मून पे हैं तो भी। सो आंसर इसका क्या हो जाएगा, विल गो अप एंड देन कम बैक टू द सरफेस ऑफ द मून। तो आंसर हो गया सी ऑप्शन। तो बच्चों आई होप जितना भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए आपको सारे समझ आए और उम्मीद है आपके ज्यादातर क्वेश्चंस करेक्ट भी होंगे। चलिए ऑल द बेस्ट।